सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। हमने पिछले 3 वीडियो में ऑलरेडी देख लिए हैं कि क्लाइंट कैसे एक्वायर करते हैं, क्या चीज़ होनी चाहिए जिससे हम लोग फर्म अपना स्टार्ट कर सकते हैं और रिटेंशन कैसे क्लाइंट का करना है। इस वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे कि अभी तक जो मैंने 2 साल में अपना एक्सपीरियंस गेन किया कि हमको इनिशियल वे में किस तरह से अर्निंग हो सकती है, कौन से सर्विस पे फ़ोकस करेंगे तो हमारी ज़्यादा अर्निंग होगी, ठीक है? तो इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं क्योंकि मेरा 2 साल हो चुका है, नवंबर 2025 में मेरा फर्म का 2 साल हो चुका है और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा ही रिस्पॉन्स रहा है क्लाइंट की तरफ से भी। तो इस चीज़ को मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि कैसे आप भी अगर अपना प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे या कोई भी फर्म स्टार्ट करेंगे, तो उसमें किस तरह से क्लाइंट आप लेकर के और कौन सी सर्विस देंगे ताकि आपको इनिशियल में अर्निंग हो। तो इसको हम लोग कैटेगराइज़ कर देंगे 1, 2, 3, 4 करके, ठीक है? तो सबसे पहले जो अगर आप सर्विस देखा जाए तो जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था, उस टाइम क्या था कि एनुअल रिटर्न का टाइम था। मतलब मैंने नवंबर 2023 में स्टार्ट किया, तो एनुअल रिटर्न का टाइम था। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने किसी फ्रेंड सर्किल में या किसी को भी सबको बता के रखो कि भाई जीएसटीआर 9 हम लोग करते हैं, जीएसटीआर 9 की सर्विस देते हैं या फिर आप स्टेटस लगा सकते हो। देखो पहले भी मैंने बताया कि एडवर्टाइज़मेंट और मार्केटिंग में क्या डिफ़रेंस होता है, ठीक है? हम लोग एडवर्टाइज़ नहीं कर सकते बट मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग इन द सेंस कि आप किसी को नॉलेज दोगे, तो आपको पता रहेगा कि हाँ भाई वो इस चीज़ का काम करता है, तो आपके पास हो सकता है कि अगर उसके पास काम आए तो आपसे पूछने आएगा, ठीक है? तो जीएसटीआर 9 जो है वो सर्विस मैंने दिया। शुरू में जीएसटीआर 9 और 9C का केस मेरे पास आया था, मतलब नवंबर में हम लोग खोला था, दिसंबर में हम लोगों ने जीएसटीआर 9 से किया। तो जीएसटीआर 9 से करेंगे तो उसमें थोड़ा अच्छा फ़ीस मिल जाता है आपको, आप चार्ज कीजिए। आप पे करने वाले तो बहुत कम में भी करते हैं, ज़्यादा में भी करते हैं, ठीक है? तो आप अपना एक स्टैंडर्ड बना लीजिए, उसके हिसाब से अपना फ़ीस चार्ज करके जीएसटीआर 9 के सर्विस आप दे सकते हो। एवरी ईयर होता है और इसमें आपकी अर्निंग अच्छी खासी हो जाएगी, जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं आता है, ठीक है? तो आप इस चीज़ को ध्यान रख कर के कर सकते हैं कि जीएसटीआर 9 का सर्विस पे फ़ोकस कर सकते हैं। जो मेरा पहला अर्निंग का सोर्स था, वो जीएसटीआर 9 से था, जो फर्स्ट ही मंथ में था, ठीक है? अब उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद देखिए कि अभी आपके पास बिज़नेसमैन बहुत कम होंगे, जब नए आप प्रैक्टिस में आते हैं तो। तो उसमें करना क्या है कि दूसरा फ़ोकस करना है कि किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है पुराने बिज़नेसमैन धीरे-धीरे आपके पास आएँगे जब आपका एक एक्सपीरियंस बनेगा। तो आपके पास नए बिज़नेसमैन आएँगे, तो नए बिज़नेसमैन के आने से उसमें आपको पहले गाइडेंस सीखना होगा कि मतलब हम उनको क्या सजेस्ट करें, पार्टनरशिप करवाएँ, प्राइवेट लिमिटेड करवाएँ या प्रोप्राइटरशिप करवाएँ और वो सब होता कैसे है। तो इस चीज़ पे फ़ोकस करें कि बिज़नेस का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। तो दूसरा जो सर्विस है आपका बिज़नेस रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, तो आप चाहे प्रोप्राइटरशिप सीख लो, पार्टनरशिप सीख लो, कंपनी वाला सीख लो। तो मेरा जो कोर एरिया था, मैंने कंपनी फ़ॉर्मेशन थोड़ा अच्छे से सीखा, एनालाइज़ किया कि कैसे उसको करना है और कंपनी फ़ॉर्मेशन पे फ़ोकस किया, ठीक है? तो उस टाइम फिर कंपनी रजिस्ट्रेशन का काम आने लगा। अब जब कंपनी रजिस्ट्रेशन का काम आएगा, तो उसका एनुअल कंप्लायंस भी आप करोगे, ऑडिट भी करोगे, आईटीआर भी करोगे, जीएसटी फाइलिंग भी करोगे, सारा चीज़ आएगा। एक नया बिज़नेस जुड़ेगा आपके पास, तो सारा चीज़ आप उसमें कर लोगे। तो दूसरा सर्विस आपका कंपनी से रिलेटेड हो गया, हम कंपनी पे फ़ोकस किए थे, उससे ज़्यादा अच्छी अर्निंग होती है एज़ कम्पेयर टू पार्ट। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये 2 चीज़ें जब मैंने फ़ोकस कर लिया, उसके बाद जो है हम लोगों के पास फिर था कि अब हम लोग क्या करें कि मतलब अभी तो ये 2 सर्विस दे रहे हैं, चल रहा है, कंपनी फॉर्मेशन हो गई, जीएसटीआर 9 तो टाइम खत्म हो चुका था, कंपनी फॉर्मेशन से हमारी अर्निंग हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ क्लाइंट ऐसे हम लोगों के पास आए, जो अपना जीएसटी का नोटिस लेकर के आए कि सर ये जीएसटी का नोटिस है, इसको देख लो, तो वो कैसे सॉल्व होगा। तो आपको जीएसटी पे फ़ोकस करना है। मैं शुरू से यही कह रहा हूँ कि आपको ये ध्यान देना है कि अभी जीएसटी जो है एकदम नया लॉ है, मतलब 8-9 साल हुआ, तो ये ज़्यादा पुराना लॉ नहीं हुआ। आपके लिए जैसे नए हैं, वैसे पुराने जो प्रोफ़ेशनल हैं, उनके लिए भी नए हैं। भले ही वो वैट से रिलेटेड हो, लेकिन उनके लिए भी लॉ प्रोविज़न सब नए हैं। तो आपको जीएसटी पे फ़ोकस करना है मेरे हिसाब से। आप जीएसटी में एक्सपर्ट हो जाए, क्योंकि जीएसटी में अभी भी उतने ज़्यादा अच्छे एक्सपर्ट नहीं हैं, पूरे इंडिया में निकल कर के, तो आप चाहे तो आप बन सकते हैं। तो जीएसटी में जो है आप फ़ोकस करें। तो जीएसटी का नोटिस कैसे हैंडल करना है, कैसे ड्राफ्ट करना है, आजकल तो बहुत सारा एआई टूल आ गया है, उससे आप हेल्प ले सकते हो। बट एआई टूल कभी गलत भी होता है, तो आपको लॉ प्रोविज़न ये सब मालूम होना चाहिए कि कौन-सा चीज़ आएगा, तो हम कौन-सा लॉ, कौन-सा एक्ट, कौन-सा केस लॉ रेफ़र करके उन नोटिस का हम क्लीयरेंस करवा सकते हैं। अगर डिमांड आई क्लाइंट की, तो डिमांड हटवा दें और उसका फ़ीस चार्ज करो। तो मेरे पास जब कुछ क्लाइंट आए थे, जब ज कंपनी फ़ॉर्मेशन चल रहा था,
वो जीएसटी 9 वाला ख़त्म हो गया, उस पीरियड में जो है कुछ क्लाइंट मेरे पास जीएसटी नोटिस वाले आए थे और मैंने उनका नोटिस क्लियर करके उनको मतलब जो भी उनका डिमांड था उनको क्लियर करवाया। तो उसका जो फ़ीस बनता है वो हम लोगों ने ले लिया, ठीक है? तो इस तरह से मेरे पास जो काम आ रहे थे, ऐसे ही मैंने धीरे-धीरे अपना जर्नी स्टार्ट किया था और धीरे-धीरे ऐसे ही ग्रो होते गया। एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट से जैसे क्या होता है ना कि अगर हम किसी का नोटिस सॉल्व करवा दिए, तो वो अगले मार्केट में अच्छा रेपुटेशन बनता है, वो फिर किसी को कहेगा कि भाई अगर कुछ हुआ तो वहाँ जाके करवा लो। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कि एक क्लाइंट का हम लोगों ने नोटिस क्लियर करवाया था, करीब 8-9 लाख का उनका कुछ डिमांड था, हम लोगों ने क्लियर करवाया था। तो फिर उसके बाद फिर उनका दूसरा नोटिस भी आया था नेक्स्ट ईयर का, उसको भी हम लोग डील किए। फिर वो एक दूसरे अपने क्लाइंट का जैसे उनके जो सप्लायर थे, उनका एक आया था, तो वो भी बोले कि सर हम यहाँ से करवाए थे, एक बार ट्राई करो। तो वो लोग दिए, तो उनका भी जो इश्यू था हम लोगों ने सॉल्व किया, तो ऐसे ही धीरे-धीरे क्लाइंट बनते हैं। तो आपको जो सर्विस होगी शुरू में, आप जीएसटी नोटिस पे फ़ोकस कर सकते हैं, कंपनी फॉर्मेशन पे फ़ोकस कर सकते हैं। आप जो उसके अलावा जो एक्स्ट्रा सर्विस है वो दे सकते हैं। फिर देखिए चौथा में आप क्या कर सकते हैं, क्लाइंट जो भी आपके साथ जुड़ेंगे, नया क्लाइंट, आप उनको अकाउंटिंग का सर्विस दे सकते हैं। जैसे क्या है ना कि अकाउंटिंग का सर्विस अब बहुत पीछे है। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग के पास एक क्लाइंट आए कि सर मेरा ऑडिट तो हो जाता है लेकिन अकाउंटिंग जो है इधर-उधर हुआ। मतलब कि अकाउंटिंग सही से नहीं हुआ, हमको एक्चुअल मेरा हिसाब-किताब मालूम नहीं कि मेरे फर्म में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो आप हम लोग का अकाउंटिंग क्लियर करवा के दो। उसके लिए जो चार्जेज़ होगा हम लोग पे करेंगे। तो बताओ भाई ऑडिट पहले से हो रहा है, अकाउंटिंग उसका अभी तक सही नहीं है। तो इस चीज़ की सर्विस को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो उसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि आपका खुद का अकाउंट सही होना चाहिए, खुद का अकाउंटिंग आपको अच्छा होना चाहिए। अब जैसे हम लोग पढ़ते थे इंड एस पढ़ के आए हैं, सीए फाइनल में इंड एस पढ़ के आए हैं, बट वो बड़ी-बड़ी कंपनी पे अप्लाई होती है। अभी अगर हम लोग इनिशियल में हैं, तो हम लोग के पास ज़ाहिर-सी बात है इंड एस वाली कंपनी नहीं आएगी। तो इंड एस वाली नहीं आएगी तो हम लोग के पास जो एएस एप्लीकेबल है उसके जैसा कंपनी आएगी। तो उसके लिए आपको टैली मेंटेन करना आना चाहिए या फिर अगर और कोई सॉफ्टवेयर है या एक्सेल में करवाना जैसे भी करवाना चाहते हो, बट आई थिंक कि टैली सबसे अच्छा होगा अकाउंटिंग के लिए। तो टैली आपको यूज़ करना, टैली में कहाँ पे क्या एडजस्टमेंट करवाना है वो आना चाहिए। मतलब टैली यूज़ करना ये नहीं कि सेल परचेज़ एंट्री करना ये सब नहीं। टैली में जो एडजस्टमेंट है मतलब बैलेंस शीट और पीएल जो है उसको आपको सही करना आना चाहिए एडजस्टमेंट के थ्रू। तो ये चीज़ सीख करके अकाउंटिंग सर्विस दे करके आप किसी क्लाइंट से पुराने क्लाइंट को भी उससे एक्वायर कर सकते हो कि अकाउंटिंग की सर्विस। मैंने वही सब दिया है जो देखो मेरे साथ जो प्रैक्टिकली हुआ ही मैं आपके साथ इस चैनल पे शेयर करता हूँ। इस चैनल का मेरा मकसद ही यही है कि भाई जो प्रैक्टिस में आ रहे हैं किसी भी तरह से, चाहे सीएस हो, सीए हो, सीएमए हो, कोई भी हो जो मेरे फील्ड से रिलेटेड है, तो उनको मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मेरे साथ क्या-क्या हो रहा है ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ और अगर किसी को लगता है तो भाई यहाँ से आप वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये 4 सर्विस मैंने आपको डिस्कस किया कि ये 4 सर्विस में आप फ़ोकस करके काम कर सकते हो। एक और सर्विस है कि देखो आईटीआर का, क्योंकि इनिशियल वे में आपके पास ऑडिट के क्लाइंट कम होंगे क्योंकि आपका फर्म जब बड़ा होगा, किसी को मालूम चलेगा तब ऑडिट का क्लाइंट होगा, ठीक है? तो आईटीआर का जो सर्विस है उसमें आप एक्स्ट्रा सर्विस दे सकते हो। जैसे आईटीआर करते हो, तो हम लोग क्या करते हैं देखिए आईटीआर जिनका भी करते हैं उनका बैलेंस शीट बनाते हैं। भले ही वो बैलेंस शीट रिक्वायर हो कि नहीं हो, ठीक है? हम लोग बैलेंस शीट उनका बनवाते हैं, उससे होता क्या है बैलेंस शीट से कि एक्चुअल में उनको पता चलता है। अब सपोज़ बैलेंस शीट में मान लो कि आपके पास बैलेंस शीट आप नहीं बनाया, आप उनका इनकम देख करके जैसे बहुत सारे लोग 44 एडी में फाइल कर देते हैं। सपोज़ करो कि 1 करोड़ रुपया रिसीट हुआ और जनरली लोग क्या 44 एडी में करते हैं 8% उसका दिखा करके 8 लाख प्रॉफ़िट दिखा के ज़ीरो टैक्स कर दिया। तो क्या हो गया कि चलो टैक्स नहीं लगा, सॉल्व भी हो गया, कोई नोटिस-वोटिस भी नहीं आएगा। बट एक चीज़ ध्यान रखो कि अगर मान लो 1 करोड़ में उन्होंने क्या किया था 25 लाख का एक एफडी करवा लिया था। तो एफडी करवा लिया इट मीन्स कि उसका एसेट्स क्रिएट हो गया, एसेट्स क्रिएट्स हो गया इसका मतलब ये हो गया या तो उसका इनकम है या फिर लोन है। तो आपको बैलेंस शीट जब तक बनेगी नहीं वो कैसे पता चलेगा कि हाँ, एक्चुअल में उसका लोन वाला पैसा से एफडी हुआ है या उसका इनकम वाले पैसे से हुआ है। अगर इनकम है तो मिनिमम आपको 25 लाख तो रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। तो यही सब चीज़ की वजह से आप बैलेंस शीट एक्स्ट्रा में बनवाओ। तो हम लोगों ने डिस्कस किया कि भाई कौन से सर्विस में आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकती है, तो मेरा यही फ़ोकस रहेगा कि आप जीएसटी पे फ़ोकस कर लो पहले। जीएसटी जब हो जाएगा आपका बिज़नेस रजिस्ट्रेशन वाला में क्योंकि आजकल स्टार्टअप आ रहे हैं, तो उसमें फ़ोकस कर सकते हो। उसके अलावा आप जो है इसमें मैंने अभी बताया अकाउंटिंग सर्विस में फ़ोकस कर सकते हो। उसके अलावा जो है एक और सर्विस है जो अभी रिसेंटली हम लोग के साथ अप्रोच कर रहे हैं कई लोग, जो आप लोग देखते होंगे शार्क टैंक वगैरह में जाते हैं वैल्यूएशन वाला, ठीक है?
कि वैल्यूएशन वगैरह कैसे करते हैं। जैसे शार्क टैंक या और भी बहुत सारे अभी रियलिटी शो उसमें आते हैं, जिसमें दिखाते रहते हैं कि मतलब वहाँ पे क्या है, इतना वैल्यूएशन माँग रहा है, इतना वैल्यूएशन माँग रहा है। तो जो भी स्टार्टअप लोग आ रहे हैं, फाउंडर्स लोग जिनको कि फंडिंग का रिक्वायरमेंट होता है, उनका एक पिच प्रेजेंटेशन, पिच रिपोर्ट बनता है, जिस पे दिखाया जाता है कि हाँ, ऐसे-ऐसे इसका ग्रोथ होगा, ऐसे ही इसके पास अभी भी एसेट्स है या फ्यूचर में होने वाला है, उसका क्या कैलकुलेशन है, एक वो प्रेजेंटेशन रिपोर्ट बनता है, ठीक है? उसके हिसाब से वो फाउंडर जो हैं वो जाते हैं अपना किसी भी प्रमोटर के पास या और किसी के पास, फाउंडर के पास, जो लोन वगैरह देते हैं जहाँ फंडिंग के लिए, वहाँ पे इस रिपोर्ट के थ्रू पिच करते हैं। तो एक पिच प्रेजेंटेशन बनता है, उसमें आप फ़ोकस कर सकते हो, उसके अच्छे खासे पैसे चार्ज कर सकते हो। तो वो चीज़ में फ़ोकस करो। एआई बेस्ड जो है अभी बहुत सारे उस तरह के को कोर्सेज़ वगैरह मिल जाएँगे। कुछ ऐसे कोर्सेज़ हैं जहाँ पे आप सीख कर के उस सर्विस पे फ़ोकस कर सकते हो। बेसिकली ये 5-6 सर्विस जो मैंने बताया है, इस पे फ़ोकस करके इनिशियल वे में जो सीए फर्म है या कोई भी तरह का फर्म है, सस्टेन कर सकता है, ठीक है? सो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे।